सो स्टूडेंट वेलकम टू अनदर क्लास। और क्लास 11th में अभी तक पिछली कुछ क्लासेस को अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बता दिया गया। एटम के अंदर क्या क्या चीज़ है, क्वांटम नंबर किस तरह से लिखने हैं, और क्वांटम नंबर के बेसिस पे आपने ये जान लिया था कि एटम में कितनी शेल, कितनी सब शेल, कितने ऑर्बिटल होते हैं। जैसे अभी तक हमने ये कहा था कि एटम के अंदर ये इलाके जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इन्हें शेल कहा जाता है या ऑर्बिट कहा जाता है। शेल के अंदर सब शेल होती हैं और सब शेल में ऑर्बिटल। जैसे अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब शेल है जिसका नाम है 1s। सेकेंड ऑर्बिट के अंदर हमारे पास होती हैं दो सब शेल जिसका नाम 2s और 2p। क्वांटम नंबर वाले लेक्चर्स में बाकायदा आपको सिखाया गया था। थर्ड शेल के अंदर हमारे पास 3s, 3p, 3d, और फोर्थ के अंदर हमारे पास 4s, 4p, 4d, 4f, इस तरह से डिफरेंट सब शेल होती हैं। आपके एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि डी सब शेल सबसे पहले किस शेल में अपीयर होती है। तो डी सब शेल फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में अपीयर हुई है। ऐसे ही आएगा एफ सब शेल सबसे पहले किस शेल में अपीयर होती है। इस क्वेश्चन को अलग से कॉपी में लिख लेना कि एफ सब शेल और डी सब शेल सबसे पहले कौन सी शेल में अपीयर होती है। तो ये हमारे पास फोर्थ में। ऐसे ही 5, 6, 7 ऑर्बिट, जितने भी ऑर्बिट के बारे में हम जान सकें ये हम कह सकते हैं। इस बात को मत भूलिएगा, मैंने बॉक्स नोटेशन में बताया था एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसको हम बॉक्स नोटेशन में भी, और लास्ट लेक्चर में मैंने इनकी एक्चुअल शेप भी बताई थी कि इनकी शेप क्या होती हैं। हमें शेप के ऊपर अलग क्वेश्चन आता है। और आज जो हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, उसके लिए ये ध्यान रखो कि ऑर्बिटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पी सब शेल के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं तो इसे 3 बॉक्स के ज़रिए, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं तो इसे 5 बॉक्स के ज़रिए, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं तो इन्हें 7 बॉक्सेस के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से ये बॉक्स नोटेशन होती है। तो किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए। और हर एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल हैं और 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ के अंदर 14। तो आज के लेक्चर में ये इन्फॉर्मेशन पहले आनी चाहिए आपको कि एटम में कौन कौन सी सब शेल होती हैं, उन सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, और उन ऑर्बिटल्स को हम बॉक्स नोटेशन में कैसे बताते हैं, और कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया यहाँ से एकदम से होना चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि अगर मैं इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस में ऐड होंगे। क्या वो इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, या रिवर्स मैनर, पहले बाहर वाले में, फिर अंदर वाले में, फिर अंदर वाले में, फिर और अंदर वाले में। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डेफिनेशन लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी डिफाइंड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से पहचाना जाता है। केमिस्ट्री की बैकबोन है। क्लास 11th, क्लास 12th, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इसके बेसिस पे सॉल्व करनी है। क्लास 11th का अगला चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का है, वहाँ के क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं जानते। हम बहुत बड़े से बड़े कैंडिडेट को, जब स्कूल्स में हम इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ करते हैं, टीचर्स आते हैं, उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं, तो हम बहुत सारे टीचर्स को इन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बताते हैं। आज मैं इनके सबके राज आपके सामने यहाँ खोल दूंगा कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है क्या नहीं। आप गौर से समझना, बहुत गौर से समझना। और ये क्योंकि वीडियो एक ऐसा वीडियो रहेगा अगेन
जो डिटेल्ड वीडियो होता है, कुछ ऐसा वीडियो जो बाद में इसको मैं हटाऊंगा, तो इसीलिए नोट्स अपने साथ के साथ यहाँ पर बना लेना और इसको समझना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताने के हमारे पास 4 रूल होते हैं। पहला रूल है इसे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से इसको पहचाना जाता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की 2 डेफिनेशन हैं। डेफिनेशन नंबर 1, इसमें ये कहा जाता है एन ऑर्बिटल कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एंड विद ऑपोजिट स्पिन। हमारे इस रूल की 2 डेफिनेशन हैं। जो आसान लगे वो डेफिनेशन बताइए, परेशान नहीं होना। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड विद ऑपोजिट स्पिन। जैसा कि मैं कह रहा था, ऑर्बिटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसने कहा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एस ऑर्बिटल अगर पी सब शेल है तो पी सब शेल में भी आप जानते हो 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन? हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो एरो है ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने पहले भी बताया था, अपवर्ड एरो क्लॉकवाइज स्पिन और डाउनवर्ड एरो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अपवर्ड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही यहाँ तो जब कभी भी आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड विद ऑपोजिट स्पिन। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन ये आती है, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम नंबर और आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अब आपकी मर्जी है, आप कोई सी एक डेफिनेशन याद करो, दोनों डेफिनेशन स्कूल लेवल पे चलती हैं। हमारा दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों एटम सेम हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पर ये 4s सब शेल ले लेता हूँ और 4s सब शेल में एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लेट इनके लिए क्वांटम नंबर लिखने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम होते हैं। क्वांटम नंबर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेट दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर A एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर B। अब देखो, क्वांटम नंबर लिखना है 4s इलेक्ट्रॉन के लिए, n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू। ये क्वांटम नंबर में आप सीख चुके हैं पिछले 2 वीडियोस के अंदर। अगर नहीं आपने सीखा तो आप उन वीडियोस को जाके पहले ज़रूर देखिए। मैंने कहा था ये n की वैल्यू होती है और ये l की वैल्यू होती है। 4s इलेक्ट्रॉन, लेट मैं पहले a इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूँ। इलेक्ट्रॉन नंबर A जो क्लॉकवाइज है, n की वैल्यू 4 हो गई। S सब शेल है तो S सब शेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है। L अगर 0 है तो M भी 0 होता है, ये भी हमने सीखा था। S यानी स्पिन क्वांटम नंबर, S भी कहते हैं और MS भी बोलते हैं। ऐसे ही M को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, ML भी कहते हैं, आपको याद रखना है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर +12। तो अगर मैं A इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये इसके क्वांटम नंबर। ऐसे ही अगर मैं B इलेक्ट्रॉन की बात करूं, B इलेक्ट्रॉन, अब B इलेक्ट्रॉन भी 4s का है तो n की वैल्यू 4, s सब शेल है, l की वैल्यू 0, l अगर 0 है तो m भी 0, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर -12। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए भी क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, तो बाकियों के लिए तो सेम हो ही नहीं सकते। किसी भी एक एटम में किसी 2 इलेक्ट्रॉन के
चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, एटलीस्ट स्पिन क्वांटम नंबर तो वहाँ डिफरेंट होगा ही। ये हमारा पहला प्रिंसिपल। स्कूल लेवल एग्ज़ाम में अगर अपीयर हो रहे हैं तो ध्यान रखिए, इन तीन में से एक प्रिंसिपल ज़रूर आता है। ये अभी पहला प्रिंसिपल, पॉलीज़ प्रिंसिपल के बारे में हमने कहा। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इतना ध्यान रखना। सब शेल, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल तो 10 इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट को याद रखना। अब चलो अगले रूल पे, इसे हम हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के नाम से जानते हैं। हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इस रूल को कहा जाता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि आखिर हर्न्स रूल हमें क्या कहता है। देखो, हर्न्स रूल की जो अगर मैं बात बताऊं, लेट मैं पी सब शेल लेता हूं जहां पर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, 3 ऑर्बिटल, और ऐसे ही मैं इस पी सब शेल को फिर दोबारा से लेता हूं और यहां पर भी 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। अब आपको इस पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। अब पॉलीज़ प्रिंसिपल में बता दिया गया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, बात मालूम पड़ गई कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन सपोज मैंने आपसे कहा कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इन चारों इलेक्ट्रॉन को आपने पी सब शेल में भरना है। 4 इलेक्ट्रॉन को पी सब शेल में भरना है। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन को भरने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड क्या है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे, क्योंकि पॉलीज़ ने यही कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। एक मेथड तो ये हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 आपने यहाँ पर फिलअप कर दिए। या एक और बात हो सकती है कि चारों इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिलअप करो कि पहले यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो। पहले हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो और जब सारे भर जाएं फिर 4th इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाए, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा जाए। ये 2 मेथड हैं। हर्न्स रूल हमारे सेकंड मेथड को सपोर्ट करता है। अब आखिर ये हर्न्स रूल क्या कहता है? हर्न्स रूल ये कहता है अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है तो पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। ध्यान से, अगर किसी सब शेल में हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके बाद यहाँ पर पेयरिंग होगी। ये हर्न्स रूल में कहा। सपोज आपके पास डी सब शेल है और इस डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। आपसे कहा 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन को। तो हर्न्स रूल क्या कहेगा? हर्न्स रूल ने ये कहा पहले हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। 8 इलेक्ट्रॉन में से पहले एक क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। ऑल द ऑर्बिटल फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगली ऑक्यूपाइड विद द सेम स्पिन। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 आ गए, 3 बचे। अब इनमें पेयरिंग होनी शुरू होगी, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। ये पेयर्ड 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 और ये 2 अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये आपको बताने होते हैं, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब बता सकते हैं। तो 2 रूल हो गए। पॉलीज़ ने कहा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हर्न्स ने कहा पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा फिर पेयरिंग। जैसे सपोज आप कहीं मीटिंग अटेंड करने गए, आपने देखा कि वहाँ पर बेंचेस हैं, तो पहले आप खुले खुले बैठ के हर एक बेंच पे एक एक करके खुले खुले बैठ के, और फिर देखा कि भाई अब और जगह नहीं है तो पेयरिंग शुरू होगी, फिर एक बेंच पे 2 बैठ गए। रोडवेज की बस में जाओ, अगर वहाँ पर कोई अनजान है, एक दूसरे को कोई नहीं जानता, तो सारे पहले एक एक सीट पे एक एक करके बंदा बैठता है।
और जब सारी सीटें भर जाती हैं फिर आगे आने वाले पैसेंजर एक सीट पे दो दो करके बैठते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। ये हमारा हंस रूल। इस तरह से आपको अपने हंस रूल को यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और अब हम चलेंगे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल पे, और इस रूल को अफबाउ प्रिंसिपल के नाम से पहचाना जाता है। अफबाउ प्रिंसिपल इसको कहा जाता है। बहुत ध्यान से सीखना, अफबाउ प्रिंसिपल या अफबाउ रूल के नाम से आप इसको पहचान सकते हैं। एक मिनट बताते हैं ये क्या है क्या नहीं है, पहले सीखो। मैं इसकी डेफिनेशन पहले बता देता हूँ। इट स्टेट्स दैट, हम कहेंगे इट स्टेट्स दैट electrons in an atom in various shells and subshells are added in increasing order of energy। अभी मैंने आपको बताया था कि एटम के अंदर बहुत सारे सब शेल हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मैंने कहा था यहाँ ये 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p, 3d वगैरह। अब आप अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में जाएगा। यानी पहले इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी मिनिमम है, और फिर उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा है और ज़्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब समस्या ये है कि आपको पता होनी चाहिए कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर। अब इसके लिए अफबाउ ने हमें एक मेथड बताया। उसने दो बातें बताई। एक रूल हुआ करता था जिसे n+l रूल कहते थे। n+l रूल ये कहता है मोर द वैल्यू ऑफ n+l हायर विल बी द एनर्जी। यानी जिस सब शेल के लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये रूल कहता है। इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको एक चार्ट बनाना है मेरे साथ साथ। जैसे मैं चार्ट बनाता हूँ, अगर आपको ने ये कह लिया कि नहीं मैं बाद में बना लूँगा, वो नहीं बाद में बनने वाला। इसको आपने मेरे साथ साथ बनाना है। देखो कैसे। पहले क्या करो, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, यानी 8 ऑर्बिट की s सब शेल को लिखा, 8 ऑर्बिट की s सब शेल को। अब एक ऊपर से कम करो, एक नीचे से कम करो, यानी 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। p सब शेल एक ऊपर से कम किया, एक इधर से कम किया, इसको याद करने का मेथड है। अब d सब शेल लिखेंगे, एक एक किया कम, यानी 3d, 4d, 5d, 6d, ऐसे ही 4f, 5f। इस तरह से जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको ये चार्ट हमेशा याद करना है कि ऐसे हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया। पहले 1 से लेके 8 तक S सब शेल, फिर 2 से लेके 7 तक P सब शेल, फिर 3 से लेके 6 तक D, और फिर 4 और 5 F, ये बनाया। अब इनमें एरो लगाओ, और एरो ऐसे, पहला एरो सिर्फ एक सब शेल, दूसरा एरो एक और सब शेल, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 1 1, पहले एरो में एक एक सब शेल। अब 2 2, यानी अगले एरो में 2 सब शेल आएंगी, अगले में भी 2 सब शेल आएंगी। ज़रा सी प्रैक्टिस करोगे तो ये आप कर लोगे। एक सब शेल, एक सब शेल, 2 सब शेल, 2 सब शेल, अब कितनी आएंगी, 3 3, यानी 3, ये टोटल मिला के काउंट कर लो कितनी सब शेल आ गई एरो के अंदर, 3।
अगले में भी काउंट कर लो, टोटल मिला कितनी आएगी 3, और अब कितनी आएंगी 4, और अब कितनी आएंगी 4। ये इस तरह से आप एरो बना लो, अफबऊ चार्ट बना लो। अगर ये चार्ट बना लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप बड़ी आसानी से हर एक के कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो, हर एक के कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हो। ये एनर्जी है, यानी सबसे कम एनर्जी 1s की, 1s के बाद 2s की, 2s के बाद 2p 3s की। आप चाहो तो इन एरोज को फर्दर इस तरह से भी अटैच कर सकते हो जिससे कि आप इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की, कि इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस में भरा जाएगा या एनर्जी का क्या सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस बता सकते हो। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में ऐड होगा, 1s के बाद 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे किसी भी एटम में। और ये भूलना नहीं, s सब शेल में मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में 10 आ सकते हैं, और f में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। इस बात को नहीं भूलना। जैसे सपोज मैं कहता हूं आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आप हाइड्रोजन में गए, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन लेके पहुंचे, और आपने 1 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम में रखना है। कहाँ रखोगे? क्योंकि एटम में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं, शेल होती हैं। आप कहाँ रखोगे? आप इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले वहाँ रखोगे जहाँ एनर्जी कम है, और एनर्जी कहाँ कम है? 1s में। 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 ही है, तो आप क्या लिखोगे? 1s1। ये हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 इस तरह से कहलाया जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं लिथियम की, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके एंटर हो जाओ। पहले जाओगे 1s में, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2, आपके पास 3 हैं, तो आपने 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। फिर आप गए 2s में, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ रख दिए, कितना बचा? 1। तो ये क्या बना? 2s1, 1s2, 2s1, ये बना। ऐसे ही सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं। आप खुद लिख के देखो, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले 1s में गए, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर 2s में गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2s के बाद 2p में गए। अब p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपके पास 11 हैं, 11 हैं, 4 यहाँ आ गए, अभी बचे हैं, तो 2p6, p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब कहाँ जाएंगे? 3s में। कितने बचे? 6 and 2 + 2 10, 11 टोटल थे, 10 डाल चुके हैं इधर, 1 बचा। आपने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 1 का मतलब पहला ऑर्बिट, कॉमा लगा दो। 2 का मतलब दूसरा ऑर्बिट, कॉमा लगा दो। और जैसे लोअर क्लासेस में लिखते थे, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, और तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 8, 1। ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से 2, 8, 1 कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन। चलो और कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉन है। अब 20 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है आपने, उसी तरह से फिलअप करोगे। पहले 1s में जाओगे, फिर 2s में जाओगे, फिर 2p में जाओगे, फिर 3s में जाओगे। कितने हो गए? काउंट करो, 10 और 2 12, 20 हैं, 12 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, और इस तरह से अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके हैं। और जैसे मैंने कहा कि शेल के बाद कॉमा लगाना है, वह फर्स्ट के बाद, सेकंड के बाद, थर्ड के बाद। देखो जहाँ तक कॉमा लगाना है, कॉमा आप चाहो तो हर एक के बाद लगा सकते हो, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 वगैरह हर एक के बाद लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन बेसिक्स को समझने के लिए बेटर है कि आप शेल के बाद लगाओ। फर्स्ट शेल के जिसके आगे 1 लिखा है फर्स्ट शेल, जिसके आगे 2 लिखा है सेकंड शेल, जिसके आगे 3 लिखा है थर्ड शेल। और इसके हिसाब से देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, इसमें 8, इसमें 2। तो लोअर क्लासेस में ऐसे ही तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना। सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अब पूछ लें आपसे कि भाई बताओ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो आप जवाब दे सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं। इनके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन। तो पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये बातें पूछी जाती हैं, किसी भी एटम को दे देंगे और आपसे बात करेंगे कि भाई इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पेयर्ड कितने हैं, अनपेयर्ड कितने हैं, वो बताओ। तो वो सारी चीज़ें तभी बता पाओगे जब आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी है, क्लियर है, तभी बता पाओगे। एक और बात का यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे मैं आपको नाइट्रोजन देता हूँ और आपसे पूछा बताओ नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कितने यहाँ पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन हैं, कितने यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपको बताना है। ऐसी कई तरह की बातें आपसे पूछी जाती हैं। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। पहले 1s में आएंगे, फिर 2s में, 4 हो गए, 3 बचे तो 2p3। शेल के बाद कॉमा लगा दिया तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या बना? कॉन्फ़िगरेशन को लिख के देखो क्या बनता है आपके पास। सो दिस इज वी कैन से 2, 7 ये बनता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? वैलेंस जो यानी जो सबसे बाहर प्रेजेंट है 7। पेनल्टीमेट उसके सेकेंड लास्ट वहाँ कितने हैं? 2। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करो, इनको बॉक्स में बनाओ। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल, और पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 3 ऑर्बिटल। अब इन ऑर्बिटल्स में इन इलेक्ट्रॉन को भर दो, पाउलीज प्रिंसिपल और हंट्स रूल को ध्यान में रखते हुए। पहले हंट्स रूल, यानी एक सब शेल में पहले एक इलेक्ट्रॉन आता है, फिर पेयरिंग होती है। यहाँ एक ही ऑर्बिटल है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग दिखा दी आपने। यहाँ भी एक है, पेयरिंग दिखा दी आपने। यहाँ 3 है इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हंट्स रूल ने क्या कहा? हंट्स ने कहा कि पहले हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर पेयरिंग होगी। 3 इलेक्ट्रॉन थे, आपने ऐसे भर दिए, पेयर्ड, पेयर्ड, और ये तीनों क्या हैं? अनपेयर्ड। अब एक बात ध्यान रखो, जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो चीज मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है उसे पैरामैग्नेटिक, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं। पॉइंट को लिख लेना, substance attracted towards the magnetic field is called as paramagnetic, and which is not attracted towards the magnetic field is called as diamagnetic, and the presence of unpaired electron is the characteristic of paramagnetic substance। अगर unpaired electron है तो वो पैरामैग्नेटिक है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म, उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, और जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायामैग्नेटिक कहलाया जाता है, उसको डायामैग्नेटिक का नाम दिया जाएगा। इस तरह से आप पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में चीज़ें बता सकते हैं, आप कह सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन में आपने पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला एटम स्कैंडियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा जिंक, इन्हें पैरामैग्नेटिक ऑर्डर में अरेंज करो।
इलेक्ट्रॉन इनके मैंने आपको दे दिए हैं। पैरामैग्नेटिक में अरेंज करने के लिए आपको हर एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे, किसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अब जैसे नाइट्रोजन का तो मैंने अभी बता दिया था आपको 1s2 2s2 2p3, और बॉक्स नोटेशन को देख के अभी अभी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन की गिनती तो हो गई कि भाई 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट हैं। अब आपको स्कैंडियम और जिंक करो, ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा ही, वीडियो पॉज करके ट्राई करो फिर जवाब दो। अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने का तो सवाल ही नहीं उठता। स्कैंडियम 21 इलेक्ट्रॉन, 21 इलेक्ट्रॉन लेके एटम में जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1। अब हर एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल वगैरह हर एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो। यह ट्रिक ये है कि सिर्फ बाहर की 2 सब शेल में देख लो, क्योंकि अंदर वाले तो सारे भरे हुए होंगे, ये पक्का भरे हुए होंगे। बाहर की 2 सब शेल देख लो। s सब शेल आप अच्छे से जानते हो, एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और d सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, हम जानते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 इलेक्ट्रॉन है, अब एक ही है तो यहां 1 रहेगा। तो स्कैंडियम में ये सारे के सारे भरे हुए हैं और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम के केस में हमारे पास आ रहा है। नाइट्रोजन में देखा हमने हमारे पास 3 अनपेयर्ड थे, लेकिन स्कैंडियम में सिर्फ 1 था। ऐसे ही जिंक एटॉमिक नंबर 30 का मतलब हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 4s2 3d10। बाहर की 2 आपने सब शेल ले ली, s सब शेल में 1 ऑर्बिटल, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल, इनको आपने ड्रॉ किया और इलेक्ट्रॉन को भरा। s में 2 हैं, 2 आ गए, और d में 10 हैं, तो हंट्स रूल को फॉलो करना, पहले हर एक में 1-1 और फिर उसके बाद पेयरिंग, और इस तरह से हम कह सकते हैं इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ जिंक, ये हम कह सकते हैं ये रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक नॉलेज इतना ज़रूरी है। अब पैरामैग्नेटिक, जिसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम किसके पास है? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इज मोस्ट पैरामैग्नेटिक। फिर कौन आएगा? स्कैंडियम, और फिर कौन आएगा आपके पास? जिंक। इस तरह से आप इन कॉन्फ़िगरेशंस को ध्यान में रखते हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, पेनल्टीमेट कौन है, एंटी पेनल्टीमेट कौन है, इनको दिमाग में रखते हुए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज़ और जानो, कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ नोबल गैसेस। हेडिंग डाल लो कहीं पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ नोबल गैसेस। अब देखो, एक नोबल गैस है हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2। अगली नोबल गैस है नियॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2। अगली नोबल गैस है आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये हो गया। सपोज मैं ये 3 नोबल गैस ले लेता हूं, ये मेरे पास नोबल गैस है। अब आपको एलिमेंट दिया स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो जो मैं अभी बता रहा था कि भाई 21 है तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 4s2 3d1, ये बनेगा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह से बड़े कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिए जाते, कई बार उसकी जगह शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन। देखो कैसे। अब स्कैंडियम 21 है, इससे इमीडिएट पहले वाली नोबल गैस है आर्गन। और अगर आप गौर से देखोगे तो 3p6 यानी
ये कॉन्फ़िगरेशन और इस नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बिल्कुल सेम है। यानी इतने कॉन्फ़िगरेशन को मान लूंगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का है। कितने इलेक्ट्रॉन है आर्गन में, 18। तो इतने पोर्शन की जगह मैं ये लिख सकता हूं आर्गन 18, क्योंकि आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है। और जो बच गया यानी 4s2 3d1 ये लिख दिया जाए तो स्कैंडियम का ये कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। आर्गन 18 4s2 3d1 ये कॉन्फ़िगरेशन भी इसका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। ध्यान रखो, ये यहां पर बताया गया। ऐसे ही देखो, अगर मैं आपको एलिमेंट देता हूं, सपोज मैंने एलिमेंट लिया सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ये कॉन्फ़िगरेशन। अब जो भी एलिमेंट है ना, इससे इमीडिएट पहले वाली नोबल गैस। अब आर्गन 18 तो इसके बाद आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। इससे पहले क्या आएगा, 10। अब नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके पास 1s2 2s2 2p6 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। यानी नियॉन का ये कॉन्फ़िगरेशन सल्फर के इतने कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है, बिल्कुल सेम है। तो हम चाहें तो सल्फर के केस में ये चीजें ना लिख के उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में नियॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। और अब जो बाकी बचा 3s2 3p4 इस तरह से आप इस कॉन्फ़िगरेशन को बताएंगे, ये लिखा जाएगा। अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में एक क्वेश्चन, आपने होमवर्क के इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए क्रोमियम 24 कॉपर 29। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बुक को एक्सप्लोर करना तब लिखना, एकदम से मत लिखना। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, इसको ज़रा ध्यान से करने की कोशिश करना। दूसरा है इन जिंक 30 फाइंड आउट, आपको बताना है हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन कौन सा है। हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन यानी जैसे 1s इलेक्ट्रॉन, 2s इलेक्ट्रॉन, 2p इलेक्ट्रॉन, 3p। अफबाऊ ने कहा है ना, इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी पहले कम एनर्जी का और बाद में हायर एनर्जी का। और आपने ये बताना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है। आपने बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये आपने यहाँ पर बताना है। तो होमवर्क में दिए गए इस काम को आपने करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा बता दिया उसको अच्छे से करना, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी उनको भी हम सीखेंगे जानेंगे, लेकिन इसको अच्छे से करना। हमने पीछे व्हाट्सएप पे चैप्टर नंबर 1 यानी सम बेसिक कंसेप्ट का सब्जेक्टिव टेस्ट भी दिया था। जिन बच्चों के हमारे पास आंसर आ गए थे उनको चेक करके उनके जवाब दे दिए गए हैं, उनका रैंक बता दिया गया है। तो ऐसे ही क्लास 12th के अंदर भी आप भी अपना, जब तक लॉकडाउन है, चलो जो भी है ठीक है, आप अपना क्लासेस अभी अटेंड कीजिए। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब बात करेंगे, तब और ज़्यादा टेस्ट लेंगे। लेकिन अब जो भी टेस्ट या क्विज़ वगैरह हम देते हैं उसको परफॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।